हम तारचंद खांडेकर से अपनी बातचीत अगले एपिसोड में कर रहे हैं। शायद थोड़ा विषयांतर भी हो सकेगा, क्योंकि आज हम मुख्य सवाल दलित पैंथर के 50 वर्ष पे बात करना चाह रहे थे। उन्होंने अपने इतिहास पे भी बात की, जो प्रश्न किए हैं। तो इस क्रम में एक छोटा सा और दीक्षा भूमि में जो पहला दीक्षा दी गई, उस परिवेश के बारे में भी उस मौजूद थे, तो उस परिवेश का भी एक खाका हम लोगों के सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और वो बहुत संक्षिप्त में आए, ये अपेक्षा हम करते हैं। आप दीक्षा भूमि के समय का भी वर्णन करिएगा। हाँ, बाबा साहब ने जब दीक्षा लेने का तय किया था, उस वक्त की 11वीं मैंने 11th क्लास में पढ़ रहा था। मैं मैट्रिक का वो फाइनल ईयर रहा करता था। तो 1956 की बात है वो। तो हम लोगों को जब पता चला, तो हम लोग हमारे गांव से यहाँ एक जत्थे के साथ यहाँ आए। तो उस वक्त समय हो गया था, तो हम लोग दीक्षा समारोह में जो स्टेज था उसके करीब नहीं पहुँचे। एक दूरी पर से ही बाबा साहब का हमने दर्शन लिया, और बाबा साहब ने जो दीक्षा हम लोगों को दी उसमें मैं भी एक शरीक था। तो बाबा साहब उस वक्त का जो माहौल आज भी मेरे निगाह के सामने दिखता है कि वहाँ लाखों की लोग तादाद में लोग थे, और बाबा साहब स्वयं दीक्षा ले रहे हैं। बाबा साहब कभी किसी के सामने झुके नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध के मूर्ति के सामने बाबा साहब ने अपना सिर नीचे किया, उनको वंदन किया। बाबा साहब ने मेरे जीवन में एक अभूतपूर्व घटना थी कि मैंने बाबा साहब को पहले ये देखा था कि बाबा साहब किसी को अपने सामने चरण स्पर्श नहीं करने देते थे। वो बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध के सामने। वो तो बाबा साहब तो भगवान नहीं बोलते थे, महामानव बोलते थे बुद्ध को। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आज क्यों ऐसा? लेकिन नहीं, बाबा साहब के जीवन में मैं अपनी एक विशेषता समझता हूँ कि बाबा साहब जितने भी विवेक रैशनलिस्ट थे, उसके साथ साथ एक श्रद्धावान पुरुष भी थे। बाबा साहब हमेशा ये मानते थे कि जगण्यास भाकरी आवश्यक खरी। जीने के लिए आदमी को जिसको अन्न बोलते वो आवश्यक है, लेकिन केवल भाकरी पर माणूस जीवंत राहू शकत नहीं, उसके साथ साथ श्रद्धा भी चाहिए। माने अनाज के साथ साथ आदमी के मन में श्रद्धा भी चाहिए। वो श्रद्धा किसी अपने एक आदर्श के प्रति रह सकती, किसी अपने काम के प्रति रह सकती, लेकिन श्रद्धा के बिना आदमी पशुवत होता है। ये बाबा साहब की मान्यता थी। और इस वक्त हालांकि वो श्रद्धा अंधश्रद्धा न बनने, इसके लिए बाबा साहब ने हमेशा कोशिश की, लेकिन श्रद्धा का जो एक क्रिएटिव उसकी जो भूमिका है वो बाबा साहब को मान्य थी। और इसी श्रद्धा को बाबा साहब ने अपने पूरे आंदोलन के प्रति वो श्रद्धा दलितों के उद्धार के लिए थी, भारत के नवनिर्माण के लिए थी, भारत एक गौरवशाली राष्ट्र बने इसके लिए थी। तो ये श्रद्धा के बगैर किसी प्रकार के आंदोलन में कोई यदि सक्सेस भी आता है तो उस आंदोलन को 100% सक्सेस हुआ ऐसे बाबा साहब भी नहीं मानते थे। और बाबा साहब के प्रति जिनकी आस्था है वो भी इस बात को नहीं मानते कि श्रद्धा बगैर कोई आंदोलन जीवित रह सकता है। तो उसी दृष्टिकोण से आप बाबा साहब को देखते रहे। हाँ, हम उसी दृष्टि से बाबा साहब के प्रति हमारी श्रद्धा व्यक्त करते। बाबा साहब हमारे भगवान नहीं है, लेकिन बाबा साहब के बगैर हम जिंदा भी नहीं रह सकते थे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा है। हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि दलित पैंथर का आंदोलन पूरे रिपब्लिकन पैंथर के आंदोलन के ठहराव के वजह से जुल्म जो ढाए जा रहे थे शोषित दलित लोगों पे, उसके खिलाफ एक उद्रेक के रूप में उभर के आया। और एक नई पीढ़ी जो आई, वो नई पीढ़ी तो वही थी जो मिलिन कॉलेज और सिद्धार्थ कॉलेज से पढ़ के निकली थी, चाहे विदर्भ से हो या पश्चिम महाराष्ट्र या मुंबई से हो। ये तमाम लोग निकले और उन्होंने ही उद्रेक किया। तो दलित साहित्य और आंदोलन दोनों का परस्पर जुड़ाव, और उस क्रम में आंदोलन का आगे बढ़ना और साहित्य का आगे बढ़ना, और लोगों के बीच पहली बार साहित्य की गरिमा को स्थापित होते देखना, इस मुद्दे को आप कैसा देखते हैं?
जैसा कि आपने कहा कि बाबा साहब ने औरंगाबाद में जो कॉलेजेस शुरू किए और वहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि मिलिंद महाविद्यालय की फॉर्मेशन के बाद वहाँ के विद्यार्थियों की संख्या का जब सवाल था, तो मैं आपको एक उदाहरण, एक सही इतिहास बता रहा हूँ आपको कि मेरे एक दोस्त थे जिनको मैं बड़ा भाई मानता था, PK वासनिक नाम के। वो मिलिंद महाविद्यालय के पहले स्टूडेंट थे, विदर्भ से जाने वाले पहले स्टूडेंट थे। और वहाँ की पूरी वहाँ का जो माहौल था, लिटरेरी माहौल, यहाँ शिक्षा का माहौल, वहाँ के जब मराठी शारदा मंडल था वहाँ, उनके वो सेक्रेटरी भी थे, राघव जाधव, बालक कुलकर्णी, ये जो मराठी के दिग्गज लेखक या विचारवंत थे, वो उनके टीचर्स थे। तो वो भी प्रभावित हुए थे और उसके बाद सर्विस करने वो नागपुर आए, अपना पढ़ाई छोड़ दी। तो नागपुर में वो रिजर्व बैंक में सर्विस करते थे और इंदौरा में रहा करते थे। और मैं हमेशा, वो मेरे बड़े भाई के जैसे थे और मुझको उनका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार भी रहा कि मैं उन्हीं के कारण आंदोलन में या बाबा साहब की अजीब एक करीबी संकल्पना के साथ उनके कारण ही जुड़ पाया। तो एक दिन PK वासनिक जी के घर औरंगाबाद से डॉक्टर MN वानखेड़े और मैं भी चिटनीस, जो वहाँ के पहले रजिस्ट्रार थे, मिलिंद महाविद्यालय प्रिंसिपल थे, और डॉक्टर वानखेड़े वहाँ के अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, जिनको बाबा साहब ने ही पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा था। और वो वहाँ निग्रो साहित्य में MA करके, इंग्लिश लिटरेचर में MA करके वहाँ आए थे और बाबा साहब ने उनको औरंगाबाद में इंग्लिश लिटरेचर का प्रोफेसर करके नियुक्त किया था। तो ये दोनों लोग यहाँ आए PK वासनिक के घर, और उन्होंने यहाँ के माने भंडारा जिले में वो घूमे PK वासनिक के साथ, और यहाँ से सैकड़ों स्टूडेंट्स को वहाँ औरंगाबाद ले गए, भिन्न भिन्न प्रकार की गाड़ियाँ करके, जिस हालत में तुम हो, एक अपनी सर्टिफिकेट लो और हमारे साथ चलो, बाकी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अपने साथ यहाँ से सैकड़ों स्टूडेंट ले गए थे और उसके बाद वो सिलसिला शुरू हुआ। मैं इसमें आपको उस वक्त की एक बात भी बता दूँ आपको कि प्रोफेसर गंगाधर पांतावणे, जो मेरे बहुत ही अजीज रहे, जिनके साथ हमेशा हमने आंदोलन में साथ दिया, यहाँ के लिटरेरी आंदोलन के एक बहुत बड़े नुमाइंदे रहे और हमेशा हम उनके साथ काम कर रहे थे। वो मुझको सीनियर थे वहाँ, यहाँ के मॉरिस कॉलेज में। तो हमने वहाँ उस वक्त मॉरिस कॉलेज में अपना एक ग्रुप भी बनाया था लिटरेरी एक्टिविटीज़ के लिए, जहाँ कुमुद पावड़े, डॉक्टर रत्नाकर गणवीर, मैं, गंगाधर पांतावणे, सूर्यकांत डोंगरे, ऐसे कुछ लोग वहाँ काम कर रहे थे। और उस वक्त पांतावणे जस्ट MA पास होकर घर में थे, सर्विस के लिए वो कोशिश भी कर रहे थे। हालांकि उनको यहाँ के मॉरिस कॉलेज के उस वक्त के प्रिंसिपल डॉक्टर VV कुल थे, उन्होंने ऑफ़र भी दी थी। लेकिन मेरे मन में ये आया कि यदि गंगाधर पांतावणे नागपुर में न रहकर औरंगाबाद जाते हैं तो उनको एक ज़्यादा स्कोप मिलेगा और कुछ नई बातें करने का उनको एक अवसर भी मिलेगा, ये मेरे मन में आया। और मैंने उस वक्त डॉक्टर वानखेड़े से ये कहा कि मेरे एक अपने बहुत ही करीब के दोस्त है जो MA मराठी में मेरिट में पास हुआ है और वो अभी सर्विस के तलाश में है, तो बोले उनको बुलाओ। मैं उनके घर गया, उनको ले आया और उसी वक्त मैं भी चिटनीस और वानखेड़े दोनों ने उनको अपॉइंट किया और वो अपने साथ ले गए उनको। तो उसमें विदर्भ से विद्यार्थियों का या पढ़ाने वाले प्रोफेसर का जो आना जाना शुरू हुआ, उसका मैं स्वयं एक साक्षीदार हूँ। दलित पैंथर आंदोलन की भूमिका जो रही, कई लोगों का मानना है, कुछ किताब जो मैनिफेस्टो है उसमें कॉमरेड सुनील दिगे भी थे और भी अर्जुन डांगड़े थे, जवी थे, नामदेव धसाड़ थे, वो राजा ढाले थे। ये भूमिका के साथ आंदोलन जब तेज हुआ, क्योंकि मुझे याद है कि पहली जो मीटिंग धर्मपेट में हुई
वो दर्जी की दुकान से लाइट लिया गया, कोई दे नहीं रहा था, दलित नामदेव दसाड़ की मीटिंग का। तो ये आंदोलन इतने तेज गति से बढ़ा, तो उसके टूटने के कारण क्या थे? क्या विचारों की लड़ाइयों के कारण टूटा कि अम्बेडकर दिगे का कम्युनिस्ट होना था, उस वजह से टूटा, या ये जो लोग नेतृत्व कर रहे थे इनका अहम की भी टकरार थी? क्या क्या हो सकता है इस बारे में? मैं दलित पैंथर के आंदोलन के प्रति एक बहुत ही सजग उसका चाहने वाला रहा हूँ। और दलित पैंथर का जब उधर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हम लोग उस वक्त यहाँ रिपब्लिकन स्टूडेंट्स फेडरेशन और रिपब्लिकन युवक संघ की मातहत उसी प्रकार का काम कर रहे थे। उसके बाद हमने दलित मुक्ति सेना का भी फॉर्मेशन किया था। मैं, प्रोफेसर कवाड़े, अशोक गोड़घाटे, मधुकर डोंगरे, हम लोगों ने यहाँ जय भीम साप्ताहिक भी शुरू किए थे। और उस साप्ताहिक में मैं हमेशा एक भ्रमण गाथा नाम का स्तंभ लिखा करता था। उसमें मैंने पैंथर के उस वक्त के एक मूवमेंट पर अपना एक आर्टिकल लिखा था। उसमें क्रांतीचा शंखनाद या विनाशाचा, क्रांतीचा शंखनाद, उसका भी उसको शीर्षक याद नहीं है, लेकिन उस वक्त उसमें मैंने ये कहा था कि यदि पैंथर क्रिएटिव भूमिका लेके सामने आती है तो एक क्रांति का शंखनाद होगी, और यदि केवल एक एकेडमिक लेवल पर ही काम करती है तो समाज के काम के लिए उसका कोई यूज नहीं होगा। और उसका प्रत्यंतर उसी वक्त यही सामने आया कि धसाल वर्सेस ढाले, ये वहाँ की गुटबाजी हुई। उसका कारण ढाले ये बता रहे थे कि उनका वो जो जाहिरनामा था उसमें उन्होंने, धसाल ने ये कहा था कि क्रांती शब्दातून होत नाही, ती बंदुकीच्या नळीतून होते। तो ढाले ने उस पर यह ऑब्जेक्शन लिया था कि ये जो धसाल का जो वर्षन है वो रक्त क्रांति वाला वर्षन है, वो हमको बिल्कुल मान्य नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा एक आकलन था कि पैंथर की निर्माण प्रक्रिया में उस वक्त के जो लोग थे, जैसे ढाले हो, जवी पवार हो, अर्जुन डांगले हो, इन लोगों की अपनी एक कोई स्वयं की जो एक सोच थी वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगी मुझको। उन्होंने दलित पैंथर का जो फॉर्मेशन हुआ वो जिसको आम्बेडकरी प्रणाली के बाहर की जो शक्तियाँ थी उनके संपर्क में आकर उन्होंने दलित पैंथर का एक निर्माण किया था और उसको दलित आम्बेडकरी आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की थी। इसके कारण जब धसाल का ये जाहिरनामा पब्लिश हुआ, उस वक्त सही माने में जो आम्बेडकरवादी युवक था वो उससे अलग हो गया। तो ये जो लड़ाई थी वो व्यक्ति द्वेष नहीं था, वो एक वैचारिक लड़ाई थी जो सामने आया। और उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा कि ये जो दलित साहित्य का या प्रो आम्बेडकराइट जो मूवमेंट जो सामने आई, दलित पैंथर का जो एक नया रूप सामने आया, धसाल उसमें पीछे हट गए और बाकी जो आंदोलन हुआ वो पूरी आम्बेडकरी शक्ति के कारण उजागर हुआ, जिसमें हमारी दलित मुक्ति सेना भी उनके साथ साथ काम कर रही थी। वो उधर पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाड़ा में काम कर रहे थे, तो हम दलित मुक्ति सेना की मातहत, समता सैनिक दल की मातहत यहाँ विदर्भ में उस प्रकार के आंदोलनों को जिंदा रखने की हमेशा कोशिश कर रहे थे और उसमें कामयाब भी हो रहे थे। उसके बाद दलित पैंथर के साथ साथ भी हमारी दोस्ती हुई और हम दोनों मिलके पूरे महाराष्ट्र में उस प्रकार के आंदोलनों को एक नई गति देने में कामयाब भी हुए। ये बात तो तय है कि जो आंदोलन एकदम तेज गति से बढ़ता है और जिससे व्यवस्था को खतरा लगता है, व्यवस्था भी अपनी भूमिका अदा करती है उस आंदोलन को तोड़ने में। मैं कुछ निजी अनुभव इसमें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने यहाँ विदर्भ में बाबा साहब के आंदोलनों के साथ साथ जो भी प्रोग्रेसिव विचारधारा है उनको जोड़ने की कोशिश की और उसमें हमने अगुवाई भी की। हमारा यहाँ एक, जैसे मैं सर्विस कर रहा था, एक बैंक पे सर्विस कर रहा था,
और उस बैंक में जो यूनियन थी वो सीपीएम के लोगों की यूनियन थी। हमको किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं हुई उस यूनियन को ज्वाइन करने की, हम उस यूनियन के सदस्य भी रहे। और मैंने पाया उसमें कि जैसे आरक्षण का सब्जेक्ट था, तो मैंने वो वहाँ के ऑल इंडिया के जो अध्यक्ष थे वो नागपुर के ही थे, उनके सामने मैंने ये कहा कि देखिए रिजर्व बैंक में आरक्षण नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं उस वक्त रिजर्व बैंक में सर्विस पर लगा था और अनारक्षित माने मेरिट के बेसिस पर लगा था, उस वक्त कोई आरक्षण नहीं था। हम 5-6 लोग अनरिजर्व सीट पर, जनरल सीट पर वहाँ लगे थे। तो जब वहाँ मैं सर्विस करने लगा तो मेरे मन में ये आया कि रिजर्व बैंक जैसी एक जिसको हम पब्लिक ये बोलते, पब्लिक अंडरटेकिंग बोलते, उसमें रिजर्वेशन क्यों नहीं लगना चाहिए। तो मैं एक एसोसिएशन का मेंबर होने के कारण मैंने उनसे कहा, अध्यक्ष थे वो, तो उनसे कहा कि देखो भाई, हम तो आपके साथ ही काम कर रहे, यूनियन एसोसिएशन का मैं मेंबर भी हूँ, हमारे सब सारे लोग आप ही के मेंबर हैं, तो मेरे सामने ये सवाल है कि रिजर्व बैंक में रिजर्वेशन क्यों नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला, कॉमरेड माइंड दिस, रिजर्वेशन इज नॉट दी ओनली पर्पज फॉर विच वी आर फाइटिंग। और रिजर्वेशन को कोई मायने नहीं रखता। हम रिजर्वेशन के बारे में हमारे एसोसिएशन में या हमारी जो विचारधारा है उसमें रिजर्वेशन कोई इशू नहीं है। मेरे सामने ये सवाल आया कि जिस रिजर्वेशन के कारण दलितों का या ओबीसी या आदिवासी लोगों का उद्धार हो सकता, उस रिजर्वेशन के केवल सोशल नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट ओनली ए सोशल मैटर, इट इज़ आल्सो इकोनॉमिक मैटर, क्योंकि सर्विसेज मिलने के बाद लोगों का आर्थिक स्तर भी ऊंचा होता है और वो एक अपना जिसको हम कल्चर लाइफ बोलते, स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए जो एक आर्थिक स्तर उसको मिलना चाहिए, वो उस स्तर को मिलाने की भी इसमें एक प्रोविज़न है। तो इस आर्थिक मुद्दे को भी ये उस वक्त के जो सीपीएम वाले थे, एसोसिएशन सीपीएम के हाथों में था, उन्होंने नकारा। उसके बाद भी हम लोगों ने उनके साथ काम करने की पूरी कोशिश की और हमेशा ये पाया कि उन लोगों के साथ जो हम रह सकते हैं, तो रहने के बाद भी वो हमारे इश्यूज को सामने नहीं ले सकते। और केवल इसमें ही नहीं तो बाकी बातों में भी हमने ये पाया। अभी हमारे बीच ताराचंद खांडेकर जी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव रखे हैं दलित सवाल पर और चीज़ों पे। मैं अपने साथी राजेश मिश्राम के साथ उनका शुक्रिया अदा करता हूं और अगला एपिसोड हम लोग कुछ देर रुक कर फिर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर, धन्यवाद।